हेलो बच्चों, आज हम भारत में राष्ट्रवाद पुनरावृत्ति पर आधारित वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर है 58 और तिथि है 26/11/2020। आज हम लघु और दीर्घ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे जो 3 से 5 अंक वाले आपके पेपरों में आते हैं। प्रश्न 1, असहयोग आंदोलन आरंभ किए जाने के क्या कारण थे और इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों में क्या हिस्सेदारी थी, क्या योगदान था। हेलो बच्चों, आज हम भारत में राष्ट्रवाद पुनरावृत्ति पर आधारित वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर है 58 और तिथि है 26/11/2020। आज हम लघु और दीर्घ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे जो 3 से 5 अंक वाले आपके पेपरों में आते हैं। प्रश्न 1, असहयोग आंदोलन आरंभ किए जाने के क्या कारण थे और इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों में क्या हिस्सेदारी थी, क्या योगदान था। बच्चों, प्रश्न 1 था कि असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे। असहयोग आंदोलन के बहुत सारे कारण थे, जिसमें से मुख्य कारण मैं आपको बता रहा हूँ। पहला कारण था रोलेट एक्ट, जो कि 1919 में पारित हुआ था। उसे काला कानून कहा गया था। इसमें किसी भी राजनीतिक कैदी पर 2 साल के लिए उसको सज़ा दी जा सकती थी और नो वकील, नो अपील, नो दलील इसके अंदर, इस कानून के अंदर था, जिससे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगा और उसने पुलिस की शक्तियों को बढ़ाया। दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, इस काले कानून के विरोध में भारतीयों ने उग्र प्रदर्शन किया और बैसाखी वाले दिन, जिस दिन बैसाखी का मेला लगा हुआ था, उस दिन काफ़ी लोग इस बाग के अंदर आए हुए थे और वहाँ पर जनरल ओडायर ने अंधाधुंध गोलियां चला दी थी। असहयोग आंदोलन चालू किए जाने में ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। प्रथम विश्व युद्ध ने देश में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का निर्माण किया और इन सभी कारणों के कारण और भी बहुत सारे कारण थे। भूखमरी भी कारण थी, अकाल भी कारण था, प्लेग महामारी जैसी स्थितियां भी कारण थी और अंग्रेज़ों का भारतीय सैनिकों के प्रति एक अच्छा रवैया नहीं था। ये भी बहुत सारे कारण थे और खिलाफत आंदोलन जैसे भी कारण असहयोग आंदोलन का कारण बने। और असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया ये आंदोलन था। इस आंदोलन में समाज के बहुत सारे लोगों ने और जहाँ तक विभिन्न वर्ग, सामाजिक वर्गों के समूह ने इसमें भाग लिया था। इसमें बढ़ई, धोबी, कुम्हार, लोहार, वकील, शिक्षक सभी ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था और इस आंदोलन को सफल बनाने की भरसक कोशिश की गई थी। और ये आंदोलन एक तरह से हिंसा रहित आंदोलन था और इसमें हिंसा की कोई बात नहीं की गई थी। विदेशी वस्तुओं की होली भी जलाई गई थी, शराब की दुकानें भी बंद की गई थी और भी बहुत सारे इसके अंदर ऐसे कार्य किए गए थे जो स्वतंत्रता की ओर अग्रसर थे। प्रश्न 2 है, खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने के मुख्य कारण कौन से थे। मुख्य कारण कौन से थे और भारतीय आंदोलन में इसका क्या योगदान था। क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूँ मैं कि खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने के मुख्य कारण कौन कौन से थे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उसका क्या योगदान था। प्रश्न 2 का उत्तर है कि खिलाफत आंदोलन के क्या कारण थे। तुर्की का सुल्तान विश्व के मुसलमानों का खलीफा यानी कि धार्मिक नेता समझा जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जर्मनी का साथ देते हुए इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ा और भारतीय मुसलमानों को यह आशंका थी कि यदि तुर्की हार गया
तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। खलीफा की समस्त शक्तियाँ समाप्त कर दी जाएंगी। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन करने का निश्चय किया, जिससे भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की के प्रति हो गई और भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन आरंभ किया। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली इस आंदोलन के प्रभावशाली नेता थे। अब प्रश्न यह आता है कि खिलाफत आंदोलन का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान क्या था। इस आंदोलन को शुरू करने से मुसलमानों का राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होना शुरू हो गया, यानी कि मुसलमान भी राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभालने लगे। हिंदू मुस्लिम एकता में बल मिला। 1857 की क्रांति के बाद ये दूसरा ऐसा आंदोलन था जिसमें हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रहे थे। सांप्रदायिकता को बल मिला और इस आंदोलन खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के अंदर मर्ज हो गया था और जिसके कारण हिंदू मुस्लिम एकता और मजबूत हो गई थी और सांप्रदायिकता जैसी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती थी। और साथ ही हिंदू और मुस्लिम दोनों का एक ही लक्ष्य था कि भारत को स्वतंत्रता दिलानी है। प्रश्न 3 है कि समाज के सभी वर्ग स्वराज की अमूर्त अवधारणा से समान रूप से प्रभावित नहीं थे। 1930 के दशक में सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। बच्चों, प्रश्न 3 का उत्तर वैसे सभी प्रश्न के उत्तर हमारी जो एनसीईआरटी की पुस्तक है उसके अंदर हैं, और जो प्रश्न 3 है उसका उत्तर भी इसी पेज नंबर 15 पर है, जिसमें लिखा हुआ है कि सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। ऐसा ही एक राष्ट्र के अछूतों का था। 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी श्रवण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को ख़त्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती है। प्रश्न नंबर 4 है 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को महात्मा गांधी द्वारा लिखे पत्रों में कौन सी 2 मांगें की गई थी? नमक कानून की मांग सबसे महत्वपूर्ण मांग क्यों थी? महात्मा गांधी और इरविन वायसराय के बीच 5 मार्च 1931 को एक सहमति हुई और एक सहमति पर समझौता हुआ, उस पर हस्ताक्षर हुए। इसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। और इस समझौते में 2 मुख्य बातों को लिखा गया। पहला समझौता इस बात पर हुआ कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। और दूसरा समझौता यह था कि भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। ये 2 मुख्य बातें थी जो महात्मा गांधी ने इरविन को एक पत्र के माध्यम से उनको लिखकर दी थी। साथ ही में इसमें दूसरा प्रश्न भी है कि नमक कानून की मांग सबसे महत्वपूर्ण मांग क्यों थी? नमक बनाने की जो मांग थी वो इसलिए महत्वपूर्ण थी, इस समझौते की जो सबसे महत्वपूर्ण मांग थी वो नमक कर को ख़त्म करने के बारे में थी। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी हिस्सेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। इसलिए नमक कानून की मांग सबसे महत्वपूर्ण
मांग थी। प्रश्न 5, बागानों में काम करने वाले लोगों की महात्मा गांधी के विचार एवं स्वराज को लेकर अपनी अवधारणा थी। कथन का समर्थन कीजिए। महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि वे उन चार दीवारों से जब चाहे आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया है। उनके लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ इतना था कि वो अपने गांवों से संपर्क रख सकें, अपने गांवों जा सकें। उन्होंने एक एग्रीमेंट इमिग्रेशन एक्ट के तहत साइन करा था जिसमें मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी। लेकिन बागानों में जो लोग काम कर रहे थे उनका स्वराज का सिर्फ एक सीधा साधा उदाहरण था। प्रश्न नंबर 6, महात्मा गांधी द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए। महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। नंबर 2, उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। नंबर 3, मैला ढोने वालों के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लगे। नंबर 4, उन्होंने ऊंची जातियों को आह्वान किया कि वे अपने हृदय को परिवर्तित करें और इन दलित लोगों को पूरा सम्मान दें। ये सारे कार्य महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए चलाए थे। ये सभी कदम जो थे महात्मा गांधी द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए उठाए गए कदम थे। प्रश्न नंबर 7, सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से किस प्रकार भिन्न था? सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून से संबंधित आंदोलन था और इस आंदोलन के अंदर महात्मा गांधी नमक कर कानून जैसे अन्यायपूर्ण कानूनों को तोड़ना चाहते थे। इस आंदोलन के समर्थन में भारतीय लोगों ने नमक का उत्पादन जारी रखा और विदेशी कपड़ों और सामानों का भी बहिष्कार किया। भारत के किसानों ने राजस्व और चौकीदार करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया। अगला प्रश्न है कि यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से अलग क्यों था? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसका मुख्य हथियार था कि अवज्ञा, हम सरकार की किसी भी कानून का पालन नहीं करेंगे, और जबकि असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था उपनिवेशी शासन से असहयोग करना, सरकार का समर्थन नहीं करना। प्रश्न नंबर 8, भारत में विभिन्न आंदोलनों में महिलाओं की भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। स्वतंत्रता आंदोलन भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था जिसमें महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया। अन्य देशों के विपरीत स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की बड़ी भूमिका थी। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका क्रांतिकारी समय में गांधीवादी युग में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया जिन्होंने सत्याग्रह एवं अहिंसक तरीके से भाग लिया। लेकिन वहाँ जहाँ कई लोग जिन्होंने संघर्ष के क्रांतिकारी तरीकों का पालन किया जिसमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए सक्रिय रूप से हथियारों का उपयोग करना शामिल था। उदाहरण, सूर्य सेन द्वारा चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया जिसमें कल्पना दत्त और प्रीतिलता बड़ौदकर के रूप में प्रमुख महिला प्रतिभागी थी। दीक्षांत समारोह के दौरान बंगाल के राज्यपाल पर गोली चलाने वाली एक युवा छात्रा बीना दास थी। नेतृत्व, महिला नेता स्वराज या स्वराज की मांग में सबसे आगे थी। होम रूल आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाएं सबसे आगे थीं। उदाहरण, एनी बेसेंट ने बाल गंगाधर तिलक के साथ देश के शव शासन की वकालत करने वाले भारत भर में होम रूल लीग की शुरुआत की। संचार, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के दौरान ब्रिटिशों ने कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को पूर्व सक्रिय होकर गिरफ्तार कर लिया। इससे नेताओं के छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच संवाद स्थापित करने में महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई। उदाहरण,
उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो का आयोजन किया, जो एक भूमिगत रेडियो स्टेशन था जिसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ समय के लिए कार्य किया। जन आंदोलन में सहभागी। यदि महिलाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती तो गांधी जी का जन आंदोलन सफल नहीं होता। यह महिलाओं की बड़े पैमाने पर भागीदारी के कारण था कि सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो जैसे आंदोलन सफल रहे। उदाहरण: सरोजिनी नायडू धारसारण में नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से शामिल थी। इसी तरह महिला ग्रामीण की सक्रिय भागीदारी कारण खेड़ा सत्याग्रह सफल रहा। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का योगदान अद्वितीय है। यह गांधीवादी युग के दौरान महिलाओं की भूमिका के महत्व को फिर से स्थापित करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, पूना पैक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। प्रश्न नंबर 9, पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधेयक में कुल सीटों की 18% कर दी गई। ये पूना पैक्ट पूना समझौता था जो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। प्रश्न नंबर 10, भारत में लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? साइमन कमीशन 1927 भारत शासन अधिनियम 1919 के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि वह 10 वर्ष पश्चात पुनः इन सुधारों की समीक्षा करेगी, किंतु नवंबर 1927 में ही उसने आयोग की नियुक्ति की घोषणा कर दी, जिसका नाम भारतीय विधिक आयोग रखा गया। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए और इसमें सभी 7 सदस्य ब्रिटिश थे। भारत में साइमन कमीशन के विरोध के कारण क्या थे? पहला कारण है कि भारतीय जनरोष का मुख्य कारण किसी भी भारतीय को कमीशन का सदस्य न बनाया जाना, यानी कि इसके 7 सदस्य ब्रिटिश अधिकारी थे, भारत का कोई भी इसमें सदस्य नहीं था, तथा भारत में स्वशासन के संबंध में निर्णयों का विदेशों द्वारा लिया जाना। दूसरा है पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई गईं। लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू तथा गोविंद वल्लभ पंत को बुरी तरह पीटा गया। तीसरा, लाहौर में लाला लाजपत राय पर पुलिस की लाठियों से आई चोटों के कारण 1928 को मृत्यु हो गई। सबसे मुख्य कारण तो यही है कि ये समय पूर्व आया था, और दूसरा कारण यह है कि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। तीसरा मुख्य कारण यह है कि स्वशासन के संबंध में जो निर्णय लिए जाएंगे वो विदेशियों द्वारा लिए जाएंगे, उनमें भारतीयों का कोई रोल नहीं होगा। यही 3-4 सबसे मेन मुख्य कारण इसके हैं कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था। स्रोत आधारित प्रश्न 4 अंक। नीचे दिया एक अनुच्छेद है, उसको पढ़ना है और उसके आधार पे कुछ क्वेश्चन है नीचे, उनको हमें हल करना है। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, वह अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया है। आत्मा ज्ञान से हमेशा लैस होती है, इसमें प्यार की लौ जलती है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत विनाशकारी शस्त्रों के मामले में ब्रिटेन या यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता। अंग्रेज युद्ध के देवता की उपासना करते हैं, वे सब हथियारों से लैस हो सकते हैं और होते जा रहे हैं। भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार लेकर नहीं चल सकते, उन्होंने अहिंसा के मार्ग को आत्मसात कर लिया है। ये एक अनुच्छेद था और उसके आधार पे कुछ क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है, सत्याग्रह शब्द से आप क्या समझते हैं? तो सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है, और सत्य एक ऐसी चीज़ है जिसमें शत्रु को बिना कष्ट पहुंचाए और न ही शत्रु के विनाश के बारे में कुछ सोचना होता है। आत्मा का
मूल क्या है? आत्मा का मूल है सत्य। सत्य ही आत्मा का आधार है। युद्ध के देवता की उपासना कौन करता है? अंग्रेज युद्ध के देवता की उपासना करते हैं। उपरोक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। इसमें यही बताया गया है कि हमें अहिंसा के पथ पे चलना चाहिए, सत्याग्रह को अपनाना चाहिए। अगर कोई हमें कोई चोट पहुंचाता है, दुख देता है, तो हमें उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। हमें सत्य का दामन हमेशा पकड़े रहना चाहिए। सत्य की हमेशा जीत होती है और सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं बल्कि और न ही अपने शत्रु को कष्ट पहुंचाना है। और हमेशा सत्य से मुकाबला अगर किया जाएगा तो निश्चित ही हमें कामयाबी मिलेगी और अहिंसा के मार्ग को आत्मसात किया जाना चाहिए। वीडियो को अंत करने से पहले मैं सभी बच्चों को हर बार कहता हूँ कि अपना स्वास्थ्य रखना है, अपनी सुरक्षा रखनी है, बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग करना है और अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षा और सुरक्षित रखना है। हमें कोविड जैसी भयंकर बीमारी का सामना करना है और बार बार हमें साबुन से हाथ धोने की आदत डालनी पड़ेगी। बार बार साबुन से हाथ धोना है और कोरोना को हराना है। थैंक यू, धन्यवाद। और जब बागान में काम करने वाले लोगों ने ये सुना कि असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हरेक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टील मिलों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंसे रह गए और उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और बुरी तरह से पिटाई की। हेलो बच्चों, आज हम भारत में राष्ट्रवाद पुनरावृत्ति पर आधारित वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर है 58 और तिथि है 26/11/2020। आज हम लघु और दीर्घ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे जो 3 से 5 अंक वाले आपके पेपरों में आते हैं। प्रश्न 1, असहयोग आंदोलन आरंभ किए जाने के क्या कारण थे और इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों में क्या हिस्सेदारी थी, क्या योगदान था? और जब बागान में काम करने वाले लोगों ने ये सुना कि असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हरेक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टील मिलों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंसे रह गए और उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और बुरी तरह से पिटाई की। प्रश्न नंबर 6, महात्मा गांधी द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए। महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। नंबर 2, उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। नंबर 3, मैला ढोने वालों के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लगे। नंबर 4, उन्होंने ऊंची जातियों को आह्वान किया कि वे अपने हृदय को परिवर्तित करें और इन दलित लोगों को पूरा सम्मान दें। ये सारे कार्य महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए चलाए थे। ये सभी कदम जो थे महात्मा गांधी द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए उठाए गए कदम थे। प्रश्न नंबर 7, सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से किस प्रकार भिन्न था? सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून से संबंधित आंदोलन था और इस आंदोलन के अंदर महात्मा गांधी
नमक कर कानून जैसे अन्यायपूर्ण कानूनों को तोड़ना चाहते थे। इस आंदोलन के समर्थन में भारतीय लोगों ने नमक का उत्पादन जारी रखा और विदेशी कपड़ों और सामानों का भी बहिष्कार किया। भारत के किसानों ने राजस्व और चौकीदार करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया। अगला प्रश्न है कि यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से अलग क्यों था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसका मुख्य हथियार था कि अवज्ञा, हम सरकार की किसी भी कानून का पालन नहीं करेंगे, और जबकि असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था उपनिवेशी शासन से असहयोग करना, सरकार का समर्थन नहीं करना। प्रश्न नंबर 8, भारत में विभिन्न आंदोलनों में महिलाओं की भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। स्वतंत्रता आंदोलन भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था, जिसमें महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया। अन्य देशों के विपरीत स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की बड़ी भूमिका थी। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका, क्रांतिकारी समय में गांधीवादी युग में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया, जिन्होंने सत्याग्रह एवं अहिंसक तरीके से भाग लिया। लेकिन वहाँ जहाँ कई लोग जिन्होंने संघर्ष के क्रांतिकारी तरीकों का पालन किया, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए सक्रिय रूप से हथियारों का उपयोग करना शामिल था। उदाहरण, सूर्य सेन द्वारा चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया, जिसमें कल्पना दत्त और प्रीतिलता बड़ौदकर के रूप में प्रमुख महिला प्रतिभागी थी। दीक्षांत समारोह के दौरान बंगाल के राज्यपाल पर गोली चलाने वाली एक युवा छात्रा बीना दास थी। नेतृत्व, महिला नेता स्वराज या स्वराज की मांग में सबसे आगे थी। होम रूल आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाएं सबसे आगे थीं। उदाहरण, एनी बेसेंट ने बाल गंगाधर तिलक के साथ देश के स्वशासन की वकालत करने वाले भारत भर में होम रूल लीग की शुरुआत की। संचार, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के दौरान ब्रिटिशों ने कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को पूर्व सक्रिय होकर गिरफ्तार कर लिया। इससे नेताओं के छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच संवाद स्थापित करने में महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई। उदाहरण, उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो का आयोजन किया, जो एक भूमिगत रेडियो स्टेशन था जिसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ समय के लिए कार्य किया। जन आंदोलन में सहभागी, यदि महिलाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती तो गांधी जी का जन आंदोलन सफल नहीं होता। यह महिलाओं की बड़े पैमाने पर भागीदारी के कारण था कि सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो जैसे आंदोलन सफल रहे। उदाहरण, सरोजिनी नायडू धारसारण में नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से शामिल थी। इसी तरह महिला ग्रामीण की सक्रिय भागीदारी के कारण खेड़ा सत्याग्रह सफल रहा। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का योगदान अद्वितीय है। यह गांधीवादी युग के दौरान महिलाओं की भूमिका के महत्व को फिर से स्थापित करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, पूना पैक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। प्रश्न नंबर 9, पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधेयक में कुल सीटों की 18% कर दी गई। ये पूना पैक्ट पूना समझौता था जो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। प्रश्न नंबर 10, भारत में लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया। साइमन कमीशन 1927 भारत शासन अधिनियम 1919 के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि वह 10 वर्ष पश्चात पुनः इन सुधारों की समीक्षा करेगी, किंतु नवंबर 1927 में ही उसने आयोग की नियुक्ति की घोषणा कर दी, जिसका नाम भारतीय विधिक आयोग रखा गया। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए और इसमें सभी 7 सदस्य ब्रिटिश थे। भारत में साइमन कमीशन के विरोध के कारण क्या थे। पहला कारण है कि भारतीय जन रोष का मुख्य कारण किसी भी भारतीय
को कमीशन का सदस्य न बनाया जाना, यानी कि इसके 7 सदस्य ब्रिटिश अधिकारी थे, भारत का कोई भी इसमें सदस्य नहीं था, तथा भारत में स्वशासन के संबंध में निर्णयों का विदेशों द्वारा लिया जाना। दूसरा है, पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई गईं। लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू तथा गोविंद वल्लभ पंत को बुरी तरह पीटा गया। तीसरा, लाहौर में लाला लाजपत राय पर पुलिस की लाठियों से आई चोटों के कारण 1928 को मृत्यु हो गई। सबसे मुख्य कारण तो यही है कि ये समय पूर्व आया था, और दूसरा कारण यह है कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तीसरा मुख्य कारण यह है कि स्वशासन के संबंध में जो निर्णय लिए जाएंगे वो विदेशियों द्वारा लिए जाएंगे, उनमें भारतीयों का कोई रोल नहीं होगा। यही 3-4 सबसे मेन मुख्य कारण इसके हैं कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था। स्रोत आधारित प्रश्न 4 अंक। नीचे दिया एक अनुच्छेद है, उसको पढ़ना है और उसके आधार पे कुछ क्वेश्चन है नीचे, उनको हमें हल करना है। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, वह अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया है। आत्मा ज्ञान से हमेशा लैस होती है, इसमें प्यार की लौ जलती है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत विनाशकारी शस्त्रों के मामले में ब्रिटेन या यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता। अंग्रेज युद्ध के देवता की उपासना करते हैं, वे सब हथियारों से लैस हो सकते हैं और होते जा रहे हैं। भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार लेकर नहीं चल सकते, उन्होंने अहिंसा के मार्ग को आत्मसात कर लिया है। ये एक अनुच्छेद था और उसके आधार पे कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, सत्याग्रह शब्द से आप क्या समझते हैं? तो सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है, और सत्य एक ऐसी चीज़ है जिसमें शत्रु को बिना कष्ट पहुंचाए और न ही शत्रु के विनाश के बारे में कुछ सोचना होता है। आत्मा का मूल क्या है? आत्मा का मूल है सत्य। सत्य ही आत्मा का आधार है। युद्ध के देवता की उपासना कौन करता है? अंग्रेज युद्ध के देवता की उपासना करते हैं। उपरोक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। इसमें यही बताया गया है कि हमें अहिंसा के पथ पे चलना चाहिए, सत्याग्रह को अपनाना चाहिए। अगर हमें कोई चोट पहुंचाता है, दुख देता है, तो हमें उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। हमें सत्य का दामन हमेशा पकड़े रहना चाहिए। सत्य की हमेशा जीत होती है, और सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं बल्कि और न ही अपने शत्रु को कष्ट पहुंचाना है। और हमेशा सत्य से मुकाबला अगर किया जाएगा तो निश्चित ही हमें कामयाबी मिलेगी, और अहिंसा के मार्ग को आत्मसात किया जाना चाहिए। वीडियो को अंत करने से पहले मैं सभी बच्चों को हर बार कहता हूँ कि अपना स्वास्थ्य रखना है, अपनी सुरक्षा रखनी है, बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग करना है, और अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षा और सुरक्षित रखना है। हमें कोविड जैसी भयंकर बीमारी का सामना करना है, और बार बार हमें साबुन से हाथ धोने की आदत डालनी पड़ेगी। बार बार साबुन से हाथ धोना है और कोरोना को हराना है। थैंक यू, धन्यवाद।